नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज हम बात करेंगे पश्चिम एशिया को लेकर, आतंक, पश्चिम एशिया और भारतीय मीडिया कवरेज। पेरिस हो या बेरूत, वहां के घटनाक्रमों के तात्कालिक कवरेज के लिए आमतौर पे हम अब भी पश्चिमी देशों के मीडिया पर निर्भर हैं। बावजूद इसके कि अलग अलग भूखंडों और समाजों को लेकर पश्चिमी मीडिया के अलग अलग पैमाने हैं, पर पश्चिमी इलाकों का उसका कवरेज ज्यादा प्रोफेशनल, सूचनात्मक और शालीन है। खासतौर पे आतंकी हमलों के कवरेज में वहां का मीडिया जिस प्रोफेशनल नजरिए और शैली का प्रदर्शन करता है, वो अपने देश में नहीं दिखता। हालांकि युद्ध और आतंक के बारे में पश्चिमी देशों के हुक्मरानों का या मीडिया का रवैया में सब कुछ बेहतर नहीं है, सब कुछ संतुलित नहीं है। हाल ही में अमेरिकी लेखक डेविड शिल्ड्स ने अपनी नई किताब वॉर इज ब्यूटीफुल, द न्यूयॉर्क टाइम्स पिक्टोरियल गाइड टू द ग्लैमर ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स पर युद्ध को आकर्षक दिखाने के लिए कलात्मक तस्वीरों के इस्तेमाल का आरोप जड़ा। उन्होंने कहा कि अखबार ने युद्ध में भी कलात्मकता खोजी है। इसी तरह पश्चिमी मीडिया में इस्लामी आतंक की भी एक खास तस्वीर बनाई गई है। आमतौर पर दाढ़ी और टोपी वाले एशियाई युवा, इनकी निर्दयता, और दूसरी तरफ यूरोप या अमेरिका के नागरिक जीवन की उदारता की तस्वीरें मीडिया में पाट दी गई हैं। लेकिन पश्चिम एशिया के कवरेज में बड़े टैंकों, दूर देश से निशाना साधती मिसाइलों, ड्रोनों या अन्य खतरनाक बमों से रोजाना मरते बच्चों, औरतों, बूढ़ों या निर्दोष युवाओं की तस्वीरें कम दिखती हैं। इन देशों की तस्वीरों में सिर्फ उनके आतंकी लड़ाकों को दिखाया जाता है। आतंकियों की पैदाइश के लिए जिम्मेदार ताकतों की झलक इनमें नहीं दिखती। रायटर, एएफपी या एपी से ली हुई यही तस्वीरें अपने देश के मीडिया में भी दिखती हैं। युद्ध और आतंक में झुलसते पश्चिम एशिया की ये कैसी तस्वीर है? इसमें कितना सच और कितना झूठ है? पेरिस आतंकी हमले से पहले और बाद के मीडिया कवरेज के परिदृश्य में क्या कोई अंतर आया है? क्या भारतीय मीडिया ने वैश्विक आतंक के खिलाफ युद्ध के सबसे सनसनीखेज पहलू का संधान कर लिया है, जिसकी तरफ G20 शिखर वार्ता में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इशारा किया था? क्या आतंक के बारे में उसके सोच की दिशा अब अलग ढंग की होगी? क्या हम ये माने कि युद्ध और आतंक, इस्लाम और पश्चिम एशिया को लेकर हमारे मीडिया का परिप्रेक्ष्य बदल रहा है या बदलेगा? मीडिया मंथन में आज ऐसे ही कुछ सवालों पर हम अपने अतिथियों के साथ बात करेंगे। स्टूडियो में इस वक्त चर्चा के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हार्ड न्यूज़ पत्रिका के संपादक संजय कपूर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ हैं कमर आगा साहब, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं जावेद नकवी, जाने माने कॉलमिस्ट और पत्रकार। साथ में हैं सीरियन अरब न्यूज एजेंसी साना के इंडिया में चीफ वायल अवाद साहब। आप चारों लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं संजय, हम आपसे। क्या आपको लगता है कि जो पेरिस के आतंकी हमले के बाद जिस तरह का कवरेज हमने अपने मीडिया में देखा, भारतीय मीडिया में देखा, जाहिर है विदेशी न्यूज एजेंसियों से लेकर हमने किया या बाद के दिनों में फॉलोअप के लिए लोगों को भी भेजा, क्या आपको कोई बदलाव दिखता है? क्योंकि पेरिस हमले के तत्काल बाद G20 की बैठक हुई और वो पहले से तय थी, इश्यूज कुछ और थे, लेकिन इश्यूज बदल गए। जो कवरेज में चीज़ें दिखाई पड़ी हैं, क्या पहले के कवरेज में और आज के कवरेज में अंतर पाते हैं आप? एक मुख्य कारण उर्मिलेश जी है ना, जो कवरेज में बदलाव है कि उसी समय प्रधानमंत्री इंग्लैंड गए हुए थे और यहाँ से एक बड़ा जत्था पत्रकारों का उस समय लंदन में था। तो उससे कई सारे चैनल्स और अखबारों को ये सहूलियत हुई कि जब ये बड़ा हादसा हुआ पेरिस में, उसको भेज के यहाँ पे कवरेज कर दें। तो कम से कम ये रहा कि हिंदुस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू या हिंदुस्तानी हाथों से और हिंदुस्तानी आँखों से देखी हुई खबर हम तक पहुँच पाई। परंतु आप अगर ये कहें कि बहुत बड़ा बदलाव आ गया है इसमें, जिस तरीके से हम आतंकवाद को देखते हैं, तो कुछ हद तक हो सकता है कि हिंदी अखबारों या हिंदी चैनलों में एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव मिल रहा हो। परंतु अगर आप देखिए जिस जोश और खरोश के साथ हम लोग वही बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से विदेशी मीडिया, विदेशी चैनल्स में करी जाती है, कुछ तो ऐसे लगने लगे हैं अखबार जैसे कि ये ना यही अखबार पेरिस में भी बिक सकते हैं। और जिस तरीके से इतनी लंबी चौड़ी कवरेज हो रही है, क्योंकि आतंकवाद जैसे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है, जब है ना पेरिस में होती है तब और किसी पश्चिमी मुल्क के उसमें कोई हादसा होता है तो उसको ज़्यादा तरजीह मिलती है। अभी कुछ दिन पहले बेरूत में हुआ, सब लोगों को इसी बात की बड़ी है ना परेशानी थी कि बेरूत के हादसे का कोई जिक्र नहीं हुआ। उसके पहले अंकारा में हुआ, तुर्की लोग भी कहते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ, एक लेफ्टिस्ट है ना डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था, उसमें बम फूटा, किसी ने ज़्यादा उसको परवाह नहीं करी। तो ये जो पूरी सोच है कि हम लोग है ना
जो हादसा हुआ है यहाँ पर पेरिस में उसको अलग अंदाज में देख रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टिल अर्ली, पूरी तरीके से हमारी जो सोच है, जो नज़रिया है वो पश्चिमी तरीके का है। अगर आप देखिए कि हमारे अखबारों के अंदर, टीवी में तुरंत ये खबरें आने लगी कि इस्लामी स्टेट की कितना बड़ा खतरा हमारे मुल्क में है। तरह तरह के उसमें उदाहरण दिए जा रहे हैं। संजय, हम आपके पास फिर आएंगे, लेकिन कमर आगा साहब, क्या अगर हम 9/11 के बाद जिस तरह का कवरेज भारत के मीडिया में हुआ था, दुनिया के मीडिया में हुआ था, उसका रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ भी था, या मुंबई के बाद जैसा हमने देखा, हम केवल कंटेंट के स्तर पर नहीं पूछ रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन का तौर तरीका क्या था, जिस तरह की जो शैली थी और जो सोच के स्तर पर चीज़ें दिखाई दे रही थी, इन दोनों को अगर देखा जाए, कंटेंट और फॉर्म, क्या कोई परिवर्तन पाते हैं आज के दौर में? थोड़ा सा परिवर्तन था। दो चीज़ें थीं कि देखिए, पहले जो 9/11 वगैरह की कवरेज थी तो वो वन साइडेड, जो वेस्ट बता रहा था हम उसी तरीके से कर रहे थे। इस दफ़े ये था कि इसमें एक्टर केवल वेस्टर्न नेशंस ही अकेले नहीं थे, बल्कि रशिया पहले से कूद चुका था और रशिया की यहाँ एक दूसरी छवि बन चुकी थी और एक उसके समर्थन में बहुत लोग थे कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उससे लड़ रहा है, और उसके लिए उसकी वजह से थोड़ा सा वेस्टर्न मीडिया में जिसको उसके स्टेटमेंट, उसकी चीज़ों को बहुत अंडर प्ले किया गया था, चाहे न्यूयॉर्क टाइम हो या वाशिंगटन पोस्ट हो या जितने भी दूसरे अखबार थे, लेकिन इंडिया के अंदर उसको काफ़ी हाईलाइट से बना देते थे और आम जनता में और उसमें खुशी भी थी कि रशिया अब आ गया है तो इससे थोड़ा सा इनके ऊपर लगाम लगेगी, ये भावना थी। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, कंटेंट वाइज अगर आप देखें तो वही वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसीज थी जिनकी रिपोर्ट यहाँ छप रही थी वाया पीटीआई या जैसे भी आ रही। हमारा कोई करस्पॉन्डेंट तो था नहीं वहाँ पे। ये सही है, संजय ने बड़ी अच्छी बात की कि यूरोप में मौजूद थे और कुछ भारतीय मूल के लोगों से टेलीफोन के ज़रिए या स्काइप के ज़रिए बात कर ली थी लोगों ने, बाद में अगले दिन या दूसरे या तीसरे दिन जो वहाँ रह रहे हैं उनसे एक संपर्क बना लिया था, 1-2 चैनल्स ने खाली, और बाकी नहीं था। लेकिन अगर साहब ये एक चीज़ हम समझना चाहते हैं कि जो हम विचार और नज़रिए पर भी बात करेंगे और उसी पर ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि जब अपने देश में कोई आतंकी हमला होता है तो जिस तरह की कवरेज होती है, जिस तरह की भागम भाग, जिस तरह की रेलम पेल, एक अजीब सा माहौल बन जाता है। लेकिन पेरिस के मामले में जो पूरी दुनिया ने देखा और ख़ासकर भारत में भी देखा गया और मीडिया के लोगों ने भी देखा, संपादकों ने भी देखा, न्यूज़ रूम ने पूरा देखा, क्या कोई उसका असर हमारे मीडिया के कवरेज के स्टाइल में या तौर तरीके में आपको नज़र आता है कि पढ़ना चाहिए, इम्पैक्ट उसका होगा? देखिए, इम्पैक्ट तो हुआ है। इम्पैक्ट केवल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस वक्त जो हो रहा है मीडिया से भी ज़्यादा जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर इतना चर्चा है, पेरिस को लेके इतनी चीज़ें हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और फिर उसके अलावा इतनी वेबसाइट्स हैं, एक से एक वेबसाइट्स हैं और मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन उन वेबसाइट्स पे आ रही है। लोग उसको देख रहे हैं, एक ग्रुप को मिल जाती है कोई इन्फॉर्मेशन, वो दूसरे ग्रुप में डाल देता है, तीसरे ग्रुप में डाल देता है, चारों तब बैठ जाते हैं। लोग काफ़ी जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और वो अब पहले ये रहता था हम लोग पूरे एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट होते थे, अब इस ज़रिए से बहुत इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब्बास साहब, आप लंबे अरसे से भारत में हैं और वेस्ट एशिया के अफेयर्स को, चाहे वो कन्फ्लिक्ट के हों या दूसरे इश्यूज़ हों, उनकी कवरेज जो इंडियन मीडिया में है, भारतीय मीडिया में है, उसको आप देखते रहे हैं और जाहिर है आपकी अपनी कोई राय होगी भारतीय मीडिया के कवरेज पर। हाल के दिनों में, खासकर पेरिस के पहले या बाद में, अभी क्या कोई नज़रिए में भारतीय मीडिया के कवरेज में कोई आपको बदलाव नज़र आ रहा है? बदलाव का नज़र ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही चीज़ फ़र्क हो गया, अभी तक जो सोशल नेटवर्किंग ज़्यादा है और ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो गया। हमारे जैसे पहले हमको टीवी में काम करते 24-26 साल हो गया। 26 साल अगर मैं एक टीवी में कोई स्क्रीन दिखाने के लिए, शॉट दिखाने, वो पूरा कहानी बनाने के लिए कहाँ से शूट किया, कब किया, कौन कौन है। आजकल आपका किसी के जज़ीरा अल अरबिया या BBC CNN का, उनकी आप $200-300 दे दो आदमी के लिए, आप हड़ताल बना दो, स्लोगन बनाओ, शॉट ले लिया, ले गया था। तो इनके लिए कुछ और मीडिया कवरेज, उनकी कुछ और इंटेंशन है, क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेस है। आजकल मीडिया इंडिपेंडेंट है नहीं किसी के पास, फुल इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, क्योंकि यू हैव टू डिपेंड ऑन फ्रीलांसर, डिपेंड ऑन यूट्यूब में, न्यूज़ में और आई विटनेसेस में। और सबको ये सिटीजन जर्नलिस्ट जो अभी आ गया था इसके अंदर है, वो सबको उस्ताद भी बन गया था।
वो सारे लोग मतलब ये हर दुनिया में कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट आ रहे। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल दे देंगे। हमारे देश के अंदर सीरिया, एक कवरेज जब तक यहाँ पर शुरू किया था, वहाँ पर 2 लड़का मर गया था, छोटा बच्चा है, और पूरा जनाजत बनाया था लोग, काफ़ी टीवी दिखाया था, जजीरा, अल अरबिया, ये चैनल में, वो CNN और BBC सारे बाकी चैनल में उन्होंने कोट किया था, अल जजीरा ले गया था। उसके बाद अगर आप YouTube देखने के बाद ये दोनों बच्चा उतार दिया, लेकिन जो आपके मांगरे के लिए सिर्फ दे दिया था, बाकी ये दोनों बच्चा जिंदा है, लेकिन आपका मालूम भी नहीं है, आपका ऑडियंस मालूम नहीं। इसलिए अनफॉर्चुनेटली इंडियन चैनल में या इंडियन मीडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव हर दुनिया में है नहीं, क्योंकि 2 चीज़ भी नहीं। क्यों नहीं है? इंडियन कभी कॉलोनाइज पावर है नहीं है, और इंडियन कभी इन्वेस्टमेंट वाले के लोग में अभी शुरू भी नहीं हुआ था, इसमें मतलब इतना ओरिएंटेशन नहीं हुआ। ये हमारा मतलब हम लोग इसी एक्स कंट्री जा रहे, इसी देश में हम लोग जा रहे, मीडिया के साथ मिलाएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते साथ में, वो सबको वहाँ पर थोड़ा मशहूर करना चाहिए। ये तरीका इंडिया में है नहीं। आपके पूरा अरब मुल्क में एक ही जर्नलिस्ट या 2 रखा था। हम भी सीरिया में, हम भी अरब मुल्क में, पहले में तो हमारा चैनल में काम करते, सारा अरब मुल्क में मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, इतना एक आदमी नहीं कर सकते पूरा। लेकिन ये तो शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, इंटरेस्ट भी नहीं है। और तीसरी बात भी है, कोई आपके जो अभी जैसे हम लोग डॉक्टर कह रहे, अगर मैं डॉक्टर हूँ, आपके लिए दवाई देते, मुझे मालूम आपका रिकवरी लाइन कौन सी वाली, क्योंकि आपका एक लाइन का पिक्चर में आ रहे, दूसरी लाइन का कोई कहानी है नहीं, क्योंकि यू डोंट हैव एनीबॉडी ऑन द ग्राउंड। जो हम लोग आपके लिए फीड कर रहे, उसी के आपका वो लाइन बना रहे। जावेद, आप कैसे देखते हैं इस पूरे हमारे कवरेज को? क्योंकि संजय का ये कहना कि भाई आपने, ठीक है, पेरिस में जो कुछ हुआ वो जाहिर है पूरी दुनिया ने उसको खारिज किया, उसकी निंदा की, अफसोस किया, और लोग एकजुट हैं, न केवल हुक्मरानों के स्तर पर बल्कि अवाम के स्तर पर भी। लेकिन जो बेरूत में होता है, जो सीरिया में होता है, जो इराक में होता है, जो दुनिया के तमाम अब हलकों में चला गया है, वो केवल यमन तक नहीं रहा, वो न जाने अफ्रीका के किन किन देशों तक है। तो ये जो सारे पहलू हैं जो हमारे इंडियन मीडिया में नहीं आते, आखिर इसके कारण तो सिर्फ हमारा नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया भी एक खास ढंग से उन चीज़ों को देखता है या नहीं देखता है। तो कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, मैंने बरसों गुजारे हैं एक ब्रिटिश ख़बर रसा एजेंसी के साथ, और वो क्वीन विक्टोरिया का ज़माना था जब वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते थे, यानी जर्नलिस्ट का इंटेलिजेंस से क्या ताल्लुक़ है 1850s में, और वो ख़राब इंटेलिजेंस थी, वो बैटल हार गए। क्वीन विक्टोरिया ने उनका 500 पाउंड एनुअल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। ये जर्नलिस्ट का इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ काम करना हिंदुस्तान में भी मैंने पाया। अगर आप देखें, अब ये याकूब मेमन जिसको फांसी दी गई, दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि वो आदमी आया और उसका इंटरव्यू चला दिया गया। हिंदुस्तान में ही हो सकता है और कहीं नहीं होगा, लेकिन पहले कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने जाए। लेकिन जावेद, हमें माफ़ करेंगे, हम बहुत संक्षेप में और बहुत कॉन्क्रीट ढंग से हम चाहते हैं कि पेरिस आतंकी हमले के कॉन्टेक्स्ट में जो कवरेज आपको दिख रहा है, मैं आपको उसी हवाले से बता रहा हूँ कि इसमें जिस तरह से फिल्टर होके चीज़ें, इमेजेस आती हैं, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का बड़ा हस्तक्षेप होता है। हिंदुस्तान में अफजल गुरु को भी इंटरव्यू करा गया। ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं? इसलिए कि चोली दामन का साथ है ये 2 कौमें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ तो हमने उसको इस्टेब्लिश कर दिया है, हमारा मेयार क्या है। जब राडिया टेप्स हुए थे तो आपको मालूम है क्या हुआ था, तो हम कितने पानी में हैं, हकीकत ये है वहाँ पे। तो एक कॉमर्शियल इंटरेस्ट हावी हैं, दूसरी तरफ स्टेट के इंटरेस्ट हावी हैं, उसमें कितनी आज़ादी हमारे लिए इनफरादी तौर पे बिल्कुल संक्षेप में, क्या वेस्ट एशिया के बारे में हमारी सोच में कोई बदलाव दिख रहा है भारतीय मीडिया के? बहुत, या पहले जैसा ही? बिल्कुल नहीं, स्टेट का रुख बदला, मीडिया का रुख बदला। एक ज़माने में फ़िलिस्तीन जिंदाबाद होता था, यासिर अराफात होता था। एक ज़माने में सद्दाम हुसैन वाहिद अरब लीडर था जिसने कश्मीर पे हिंदुस्तान को सपोर्ट किया। जब उसकी क़ज़ा आई तो हमने उफ तक नहीं किया। तो हम बहुत अपॉर्चुनिस्ट रहे हैं इस मामले में। एक छोटा अंतराल अभी हम लेते हैं, और जब अंतराल के बाद लौटेंगे तो इस विषय से जुड़े अन्य जो कुछ पहलू छूटे हैं हम उनको भी संक्षेप में अपनी चर्चा का हिस्सा बनाएंगे। एक अंतराल। अंतराल के बाद हम मीडिया मंथन की आज की चर्चा में पश्चिम एशिया, आतंक और भारतीय मीडिया कवरेज,
इसके कुछ ऐसे पहलुओं पर चर्चा करना चाहते हैं जो आम तौर पे हम मीडिया में, भारतीय मीडिया में नहीं डिस्कस किया जाता। संजय कपूर, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जो आमतौर पे हम नहीं डिस्कस करते कि भाई आतंक को, ठीक है हमने जोड़ दिया है किसी मजहब से, खासकर जो वैश्विक युद्ध टेरर के खिलाफ जिन्होंने करने का आह्वान किया था 9/11 के बाद, लेकिन क्या आज के दौर में हमारे भारतीय मीडिया में और जनमानस में भी कोई तब्दीली आपको नज़र आती है कि लोग ये देखने लगे हैं, सोचने लगे हैं? क्योंकि मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि G20 में जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन ने बातें कहीं, वे बातें जो तुर्की की ज़मीन पर कही गई और बताया गया कि कैसे ISIS के रिश्ते उन देशों से हैं जो उसके सदस्य हैं, जिनके व्यापारिक रिश्ते हैं, क्या ये जो पहलू उजागर हुए हमारे जनमानस में, भारतीय मीडिया में जो सुगबुगी दिखाई आपको पड़ी, क्या उससे कोई नया एहसास, नया नज़रिया विकसित होता नज़र आता है आपको? काश ऐसा होता। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जो कहा उसको लोगों ने गौर से सुना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सुना, और तमाम जो हिंदुस्तान में लोग हैं जो कि इस बात को सोचते हैं। और यहाँ पर रूस का प्रधानमंत्री सीरिया में जाने के बाद प्रमाण पेश कर रहा था कि उसके पास प्रमाण हैं कि किस तरीके से 40 एंटिटीज़ 20 मुल्कों की उसने सैटेलाइट फ़ोटोग्राफ्स दिखाई, किस तरीके से तेल चोरी करके तुर्की में बेचा जाता है, किस तरीके से इस्लामिक स्टेट को फ़ंड करा जा रहा है। ये सब तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में और विस्तार में चर्चा होनी चाहिए, और विस्तार में लोगों को, आपको पता होना चाहिए कि ये जो इस्लामिक स्टेट है ये एक मज़हब से लिंक नहीं है, पर इसमें कई सारी और शक्तियाँ इसमें प्रेजेंट हैं जो कि पूरा जो नक्शा है मिडल ईस्ट का, वेस्ट एशिया का, उसको बदलना चाहती हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत मीडिया एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है चीज़ों को संभालने के लिए, कहना माहौल बनाने के लिए, क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन बनाने के लिए। तो ये सब बातें अगर लोगों को समझ में आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। परंतु होता यह है कि AFP, AP, रॉयटर, जो तमाम खबरों की एजेंसीज़ हैं वो इसको हाईजैक कर लेंगी। थोड़े दिनों में आपको लगेगा कि वही खबरें वापस आ गई। उसमें होता है कि इंट्रोडक्शन नया होता है और पूरी कहानी वही पुरानी होती है कि किस तरीके से वहाँ पे 2.5 लाख लोग मरे हैं, कैसे हुआ है, और लड़ाई चल रही है सीरिया में। तो कहानी तकरीबन वो फिर से आ जाती है, क्योंकि हमारा कोई रिपोर्टर नहीं है, हमारा कोई कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है, तो वो हमारा नज़रिया बिल्कुल नहीं आ पाता कहीं मिडल ईस्ट से या अफ्रीका से या कहीं पे भी यहाँ युद्ध चल रहा है। अवध साहब, क्या जो कह रहे हैं संजय, इसमें कितना दम है कि एक इंडिपेंडेंट जो डेवलपिंग वर्ल्ड की आवाज़ एक एजेंसी के स्तर पर, मीडिया के स्तर पर न होने का जो एक खामियाजा भुगतना पड़ता है भारत जैसे देश को, क्या वही मूल्य वजह है, या हमारी ओर से कोई एफर्ट्स भी नहीं हैं कि हम जो वहाँ की असलियत है, खासकर वेस्ट एशिया की, उसको उजागर करें, और जो पश्चिम का एक अभियान है आतंक के बारे में या पश्चिम एशिया के इस्लामिक मुल्कों के बारे में, हम उसको काउंटर करें? ये देख लो, एक ही चीज़ है वो, तो ये काफ़ी पहले था, उन्होंने लोग क्यों मांग रहे एक इंडिपेंडेंट चैनल में, जैसे सैटेलाइट सार्क वाले रीजन में या अरब मुल्क में रीजन में। लेकिन प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबको वहाँ पर झगड़ा शुरू हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। आपके लिए मॉडरेट टेररिज्म है, वो उनके लिए हमारा टेररिस्ट है, उनका आपका रेबल्स है, हमारा उनके लिए टेररिस्ट है। लेकिन ये इसलिए कॉन्फ्लिक्ट तो चलता रहेगा, किसी को फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल उसका चैनलाइजिंग नहीं हो रहा है। अभी तक यहाँ पर आपकी काफ़ी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन न्यूज़ ट्रैकिंग को काफ़ी लोग मिलती है। अमेरिकन मीडिया फॉर एग्जांपल, आपके 500 टेलीविज़न चैनल है, 2000 के लिए न्यूज़पेपर है, हज़ारों वाले का रेडियो भी है, लेकिन 5 कॉर्पोरेट हाउसेस उन्होंने कब्जा कर दिया था। और एक अमेरिकन वेबसाइट में कह रहे डोंट डाई स्टूपिड। अगर ये पढ़ने के लिए आजकल काफ़ी लोग हमारे साथ में, कोई पागल वाले का मरने के लिए तैयारी नहीं है, सबको समझदारी वाले लोग के। इंडिया में अभी फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक बिल्कुल मशरूमिंग हो रहा है, और मशरूमिंग में टाइम लगी। जब तक आपकी, जैसे हमारे देश है, हमारा वो चैनलाइज हो गया था, ये BBC, अरबिया, मुत्तहिद कर लो, सबको चैनलाइज कर दिया था, जो मतलब व्यूअर सोर्सेज और शेयर हो रहा है। इंडिया में अभी तक स्टिल टाइम। कमर आगा, क्या जैसे हम पॉलिटिकल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर नए प्लेटफॉर्म बनते हैं दुनिया में, और बड़े महत्वपूर्ण इंटरवेंशंस हुए हैं उनके जरिए, जैसे ब्रिक्स है, क्या हम मीडिया के स्तर पर, सूचना के आदान प्रदान के स्तर पर, संचार के स्तर पर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, लेकिन ब्रिक्स की जैसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी पहल क्यों नहीं सूचना के क्षेत्र में कर सकता है, संचार के क्षेत्र में कर सकता है, कि जिससे कि इंडिपेंडेंट व्यू, खासकर डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में, या जो वे मुल्क जो समझते हैं कि उनका भी एक नज़रिया होना चाहिए वर्ल्ड अफेयर्स पर, वो डेवलप हो सके? नहीं, बड़ी अच्छी बात की, मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। हम लोगों ने इस पे कोशिश की थी,
नाम मीडिया आपको याद होगा या बना, मैं उसके लिए इसीलिए ऑफिस जी। खुला, निखिल चक्रवर्ती साहब उसके इंचार्ज बने, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया और उसमें जो फंडिंग आनी चाहिए थी मैं समझता हूँ वो नहीं आई। अब ये है कि मैं भी यही सोच रहा था बिल्कुल कि कम से कम नाम मीडिया नहीं तो ब्रिक्स के जो देश हैं अपनी बैंक तो बना रहे हैं ये, लेकिन इनको इन्फॉर्मेशन बैंक भी बनाने की ज़रूरत है अगर इनको आगे बढ़ना है। और वो इन्फॉर्मेशन बैंक तभी बन पाएगा जब करस्पॉन्डेंट इनके, मैं कहता हूँ हर शहर में ना हो तो कम से कम मेजर कैपिटल में तो हों। जो अरब मीडिया है वो अरबिक में है, पहली बात तो ये, और उनका जो इंग्लिश चैनल आया है अल जज़ीरा, उसमें और बीबीसी में मुझे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखता। उसके अंदर अरब जर्नलिस्ट भी नहीं दिखते, उसकी न्यूज़ पढ़ने वाले या उसके एंकर या उसके जो रिपोर्टर्स हैं सब अंग्रेज़ हैं ज़्यादातर या दूसरे देशों के हैं, उसमें अरब का कोई कंटेंट नहीं है, बिल्कुल वो वैसे ही है। तो ये बहुत सीरियस बात है। मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट को कम से कम अगर सोचना हो, अगर हम ग्लोबल हब, एक सेकेंड, अगर हम ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनना चाहते हैं, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर सेंटर बनना चाहते हैं, एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे हैं, तो कम से कम मीडिया अगर नहीं होगा तो ब्रिक वाले ही कम से कम ये 4 देश, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप हमको चाहिए और हमारा कोई कांटेक्ट वहाँ के लोगों से नहीं है, ना वहाँ की इन्फॉर्मेशन। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसमें महज मसलहत भी हो सकती है। स्टेट की दिलचस्पी अगर नहीं है तो नहीं है, फिर कोई नहीं कर सकता है कुछ इसके बारे में। बड़े-बड़े लेकिन क्या चाइना ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट है रिस्पॉन्सिबल। रशिया टुडे आता है, रशिया हम क्या वजह है कि हमारे वेस्टर्न मीडिया यानी CNN और वो BBC उसके अलावा कोई भूखे पे आता नहीं है। तो अगर आप वेस्ट में भी देखें, अगर आप और मॉस्को को वेस्ट में मानते हैं जो कि है, वो उसको देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो खड़ा होकर मुकाबला कर रहा है। आप उससे क्लिप्स क्यों नहीं लेते हैं, उसका नज़रिया क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए कि कहीं कोई षड्यंत्र है। माफ़ कीजिए कि मेरा तो नज़रिया ये है कि हमको सबवर्ट किया जा रहा है और हमको घोल घोल के पिलाया जा रहा है कि जो एंग्लो सैक्सन मीडिया है इसी की नकल करते रहो और यहीं से खाते रहो। तो क्या संजय ये केवल आर्थिक जो कारोबार है या जो अर्थतंत्र का दबाव है जिसकी तरफ ये जावेद इशारा कर रहे हैं, क्या वो इसकी वजह है? क्योंकि रशिया से हम ब्रिक्स के स्तर पर जुड़े हैं, चाइना से हम ब्रिक्स के स्तर पर जुड़े हैं, लेकिन एक व्यापक ग्रेटर कोऑर्डिनेशन खासकर सूचना और संपर्क के लिए, संचार के लिए, क्या हम पूरी दुनिया के बारे में नहीं कर सकते? देखिए अभी तक थोड़ा बहुत है ना, जो पावर शिफ्ट हुआ है चीन की तरफ चला गया है, चीन काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है मीडिया वगैरह में, पर बाय एंड लार्ज जो कंट्रोल है मीडिया का वो लार्ज कॉरपोरेशन का है। जैसे आवाज साहब ने बोला 5 करते हैं। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ वेस्ट एशिया से मुतालिक। बहुत बड़े मीडिया बैरन है मिस्टर मर्डॉक, उनके पास वॉल स्ट्रीट जर्नल है, BCO चैनल है हर मुल्क के अंदर। वो गोलन हाइट में एक तेल कंपनी है, इसका नाम है जीनी ऑयल एंड गैस कंपनी, उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तमाम कंपनियों के बारे में। तो वो ये उनका एक हक बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया को बताएं कि जो भी अखबार के अंदर लिखा जा रहा है उनके, वो उस नज़रिए से देखें कि उनका इन्वेस्टमेंट, जिसके मालिक का इन्वेस्टमेंट गोलन हाइट की ऑयल कंपनी में भी है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पर, जहाँ पर वैसे इज़राइल इन्वॉल्व हो या सीरिया इन्वॉल्व हो और जो तमाम चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये जो बेईमानी और जो जिस तरीके से पूरा मीडिया का नैरेटिव हाईजैक करा जाता है, उसके पीछे कई सारे बड़ी फोर्सेस हैं और ये बदलाव इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि पूरी क्रेडिबिलिटी का जो मामला है मीडिया की, वो वेस्ट ने कैप्चर कर रखी है। उसने जो स्टैंडर्ड बना के रखे हैं कि मीडिया कवरेज किस तरीके से होनी चाहिए, किस भाषा, किस अंदाज में बात करनी चाहिए, वो सब वहीं पर है। तो जैसे कहा कि अल जज़ीरा ने कोशिश करी एक नया चैनल बनाने की, तो उन्होंने सब BBC के रिजेक्ट रख लिए, सब उनको लिया है। तो यहाँ पर भी समस्या है। तो जैसे आप चाइनीज़ चैनल को कोई ज़्यादा तरजीह नहीं देगा, उसी तरीके से रशिया टुडे चाहे जितनी भी अच्छी बात करे, सब घूम फिर के BBC या अमेरिकन CNN के ऊपर जाएंगे। तो इसमें बदलाव आने में थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु मेरे ख्याल से हल्का जो शिफ्ट हो रहा है अगले 10, 15, 20 सालों में इसका नतीजा दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन बिल्कुल अंत में हमारे पास समय खत्म हो गया है, लेकिन कमर आगा साहब, हम एक दूसरे उसी जुड़े पहलू पर आपसे बिल्कुल अंत में चाहते हैं कि जो हमारा मीडिया जो है, खासकर इंडियन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या इसमें पूरे दुनिया के बारे में, खासकर आतंक से जुड़े मसलों पर, क्या एक समझ के स्तर पर सूचना जब तक सही नहीं आएगी, जाहिर है समझ सही नहीं बनेगी, क्या इसके स्तर पर
कोई प्रयास अपनी एजेंसीज के स्तर पर, अपने अखबारों के स्तर पर, अपने मीडिया के स्तर पर कुछ किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है उसका क्या तंत्र हो, क्या मैकेनिज्म हो? भाई देखिए, अभी कोई इस किस्म का डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। जब कुछ हो जाता है तो वहाँ पे एक आध आदमी कभी कभी चला जाता है। वॉर जोन जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ तो जाता ही नहीं। अगर जो कवरेज के लिए भेजा जाएगा तो पेरिस भेजा जाएगा, लंदन भेजा जाएगा, या न्यूयॉर्क से रिपोर्ट्स आएंगी। एक जमाने में हिंदू के बहुत सारे करस्पॉन्डेंट थे, अब उनके भी कम हो गए हैं। अब उनके बड़े अखबारों के करस्पॉन्डेंट्स लगातार कम हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के भी रहते थे, एक आध जगह जाते रहते थे। स्टिंगर बनाए जा सकते हैं, स्टिंगर तक नहीं है किसी के पास कि कम से कम उनसे इंफॉर्मेशन मंगाई जाए। सीरिया में इतना युद्ध चल रहा है, हमारे कोई स्टिंगर नहीं है। फिर उसके अलावा दूसरे इराक से हमारे इतने पुराने संबंध हैं, वहाँ से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन लाने का सोर्स नहीं है। देखिए, जब और जहाँ तक चाइनीज़ और रशियन टुडे चैनल का कंसर्न है, ये दोनों इनके यहाँ बहुत ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ आपका जो सुझाव था कि ब्रिक्स आए, इसमें इंडिया और ब्राज़ील और दूसरे देश जुड़ जाएंगे तो ये बहुत ऑब्जेक्टिव हो हमारा जाएगा। समय खत्म हो चला जी। अभी तक यहाँ पर वैल्यू ऑफ मीडिया अभी किसी को मालूम भी नहीं है। हमारा हिंदुस्तान, आई एम सॉरी टू से दैट, या किसी के और जगह में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आप देख लो, अभी ट्विटर में अकाउंट में जो ISIS के हाथ में 90,000 का हर रोज़ में ट्वीट कर रहा है, और हमारे मुल्क में 50,000 आदमी है। देख लो कितना मीडिया स्ट्रॉन्ग, वो मीडिया डिसमिनेशन मांग रहे, जिसकी कहानी वहाँ पर लोग के उन्होंने पूरा दिमाग में जहर जलाया था, वो उनके लिए ज्वाइन करना चाहिए। दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मीडिया। और मीडिया हमारे मुल्क में इजराइल के हाथ में, यूरोप का वो सिर्फ ये यूरोप का जो कॉलोनिस्ट है, और अमेरिकन मीडिया मौद्रा को और कुछ साथ में। लेकिन इसके बावजूद आप जो लोग कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल एफर्ट्स तो हो रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड एक संगठित प्रयास होने की ज़रूरत है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह के प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर हो रहे हैं, समूहों के स्तर पर हो रहे हैं, वो एक बड़ा रूप जब तक नहीं लेगा एक संगठित स्तर पर, तब तक बात नहीं बनेगी। और वैकल्पिक सोच के समानांतर वैकल्पिक मीडिया भी मुझे लगता है आज की एक ज़रूरत है। इस विषय पर फिलहाल इतना ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर देशव्यापी चर्चा हो, खासकर उन लोगों के बीच जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, जो शासन से जुड़े लोग हैं, जो सूचना और संचार के व्यवसाय से जुड़े लोग हैं। इन शब्दों के साथ नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।